हैं सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स। ठीक है, कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स को हम यहां पे पढ़ेंगे जो कि सेक्स लिंक्ड हैं। सेक्स लिंक्ड बोलने का मतलब होता है कि इन डिसऑर्डर्स को कॉज करने वाले जो जीन्स हैं, ठीक है, इन डिसऑर्डर्स को कॉज करने वाले जो जीन्स हैं वो प्रेजेंट है किसमें? सेक्स क्रोमोसोम्स में। दैट इज इट इज प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम। ठीक है, इट इज प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम। हमें अपने कोर्स में एक्स लिंक डिसऑर्डर्स पढ़ने हैं। ठीक है, हमें अपने कोर्स में एक्स लिंक डिसऑर्डर्स को पढ़ना है। एक्स लिंक डिसऑर्डर्स क्या होंगे? ये वो डिसऑर्डर्स हैं जिनको कॉज करने वाले जीन्स प्रेजेंट होते हैं इन एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, तो जीन्स कॉजिंग these disorders are found only in X क्रोमोसोम। ठीक है, तो इनको कॉज करने वाले जो जीन्स हैं वो सिर्फ X क्रोमोसोम पे पाए जाते हैं। ठीक, समझ में आ गया? तो ऐसी ही एक डिजीज जो हम पहले पढ़ेंगे यहां पे वो है हीमोफीलिया। ठीक है, वो है हीमोफीलिया। ये हीमोफीलिया जो डिजीज है, ठीक है, इस डिजीज में क्या होता है वो अभी डिस्कस करेंगे आगे, लेकिन ये डिजीज कौन से जीन से होती है पहले वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखिए, दिस डिजीज इज कॉज्ड by a recessive gene H। ठीक है, स्मॉल h लिखेंगे क्योंकि रेसेसिव है। ठीक है, दिस डिजीज इज कॉज्ड बाय अ रेसेसिव जीन H, स्मॉल h लिखा मैंने उसको। ठीक है, दिस जीन इज प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम। तो ये जीन कौन से क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है? तो ये एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। एक्स क्रोमोसोम मतलब हमारा जो सेक्स क्रोमोसोम है उसके ऊपर प्रेजेंट है। ठीक है, आगे देखें कि जिस एक्स क्रोमोसोम पे एच जीन यानी हीमोफीलिया वाला जीन प्रेजेंट है, ठीक है, उस एक्स क्रोमोसोम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ठीक है, तो एक्स क्रोमोसोम कैरिंग H या हीमोफिलिक जीन इज रिप्रेजेंटेड एज X और उसके सुपर स्क्रिप्ट में आप लिखेंगे स्मॉल h। ठीक है, X और उसके सुपर स्क्रिप्ट में आप लिखेंगे स्मॉल h। तो ऐसा X क्रोमोसोम जिसमें हीमोफिलिक जीन है यानी हीमोफीलिया कॉज करने वाला जीन है, उस X क्रोमोसोम को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा आई थिंक। इधर देखें, उसके बाद X क्रोमोसोम which is not carrying हीमोफिलिक जीन, जिसमें हीमोफिलिक जीन नहीं है, H जीन नहीं है, ठीक है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इट इज रिप्रेजेंटेड एज सिंपली बाय राइटिंग X। सिर्फ X लिखो तो इसका मतलब है ये नॉर्मल है। ठीक है, इसमें H जीन नहीं है, जो हीमोफीलिया कॉज करता है वो H जीन इसमें नहीं प्रेजेंट है। ठीक, देखिए ध्यान से, अब मैं यहां पे कुछ जीनोटाइप्स लिख रहा हूं और आप प्रिडिक्ट करना कि वो जीनोटाइप होने पे जो इंडिविजुअल है उसमें हीमोफीलिया होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो मैं यहां पे सर्टेन जीनोटाइप्स लिख रहा हूं। तो ये मैंने पहला जीनोटाइप लिखा XX। ठीक, ये मैंने दूसरा जीनोटाइप लिखा XHX। ये मैंने तीसरा जीनोटाइप लिखा XHXH। ये मैंने चौथा जीनोटाइप लिखा XYXY।
ये मैंने पांचवा जीनोटाइप लिखा XHY, ठीक है। अब ये जीनोटाइप होने में क्या फिनोटाइप दिखाएगा इंडिविजुअल इन टर्म्स ऑफ हीमोफीलिया, ठीक है, उसको हीमोफीलिया होगा या नहीं होगा ऐसा बताना है, ठीक है। तो अगर हम देख रहे हैं कि दो एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट हैं, तो पहले तो ये मेल है कि फीमेल है, तो 100% है कि भाई ये फीमेल है, क्योंकि इसके पास दो एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट हैं, ठीक है। दोनों एक्स क्रोमोसोम नॉर्मल है, दोनों एक्स क्रोमोसोम में कहीं पे भी हीमोफीलिया वाला जीन नहीं है, तो ये कंप्लीटली नॉर्मल फीमेल है, ये कंप्लीटली नॉर्मल फीमेल है, अपनी लाइफ को आराम से एंजॉय करेगी, ठीक है। दूसरा, इस कंडीशन में एक एक्स क्रोमोसोम के पास, यानी यहां पे भी दो एक्स क्रोमोसोम है, तो सबसे पहले ये मेल है कि फीमेल है, तो ये फीमेल है, सबसे पहले मेल है कि फीमेल है, तो ये फीमेल है, ठीक। अब इसमें डिजीज होगा कि नहीं होगा, ये नॉर्मल होगी कि नहीं होगी, वो बताना है, ठीक। तो हमने देखा है कि जो H वाला ये हीमोफीलिया वाला जीन है, ये रेसेसिव जीन है, तो ये तब एक्सप्रेस करेगा जब दोनों एक्स पे ये जीन पाया जाए, ये तभी एक्सप्रेस कर सकता है जब दोनों एक्स क्रोमोसोम पे ये वाला जीन पाया जाए, तो ये फीमेल भी फिनोटिपिकली नॉर्मल होगी, ठीक है, ये फीमेल भी फिनोटिपिकली नॉर्मल रहेगी, लाइफ को एंजॉय करेगी बिना किसी टेंशन के। लेकिन इसके पास क्योंकि वो जीन प्रेजेंट है, क्योंकि इसके पास वो जीन प्रेजेंट है, इसलिए इसको हम बोलते हैं कैरियर, ठीक है, इसलिए इसको हम बोलते हैं कैरियर। कैरियर क्यों? क्योंकि इसने वो जीन अपने पास रखा है, हालांकि क्योंकि रेसेसिव कंडीशन में तो फीमेल में एक्सप्रेस नहीं कर सकता जब तक कि दोनों एक्स क्रोमोसोम में ये ना प्रेजेंट हो, ठीक है, इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है इस फीमेल को, ये नॉर्मल रहेगी, लेकिन ये अपने पास जीन रखे हैं जो आगे जनरेशन में ट्रांसफर कर सकती है, तो इसको कैरियर बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट कंडीशन, तो नेक्स्ट कंडीशन में दो एक्स क्रोमोसोम है इंडिविजुअल में, यानी इंडिविजुअल फीमेल है, ये तो कंफर्म हो गया कि इंडिविजुअल फीमेल है। अब देखो दोनों एक्स क्रोमोसोम पे हीमोफीलिया वाला जीन है, दोनों एक्स क्रोमोसोम पे हीमोफीलिया वाला जीन है, तो इसका मतलब है ये फीमेल को हीमोफीलिया नाम की डिजीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो फीमेल है ये अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाएगी, इसको हीमोफीलिया नाम की बीमारी रहेगी, तो ये हीमोफिलिक फीमेल है, डिजीज्ड है ये, ठीक है। देन XY यानी ये मेल है, ये मेल है, मेल, और मेल के पास जो एक्स क्रोमोसोम है, ठीक है, वो नॉर्मल है, उस पर कोई भी हीमोफीलिया वाला जीन है ही नहीं, ठीक है, तो ये नॉर्मल मेल है, अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। लास्ट जीनोटाइप हम देख पा रहे हैं जिसमें कि अगेन मेल है, जिसमें अगेन मेल है, लेकिन इस मेल के पास जो एक्स क्रोमोसोम है वो नॉर्मल नहीं है, उस एक्स क्रोमोसोम पे हीमोफीलिया कॉज करने वाला जीन है, ठीक है। तो क्या ये जीन यहां एक्सप्रेस करेगा, क्या ये जीन यहां एक्सप्रेस करेगा? तो भाई रेसेसिव है, अकेला एक्सप्रेस नहीं कर सकता, लेकिन इसको सप्रेस करने के लिए कोई है ही नहीं, इसको सप्रेस करने के लिए कोई है ही नहीं, तो मेल के केस में एक्स लिंक्ड जीन्स चाहे रेसेसिव भी क्यों ना हो, लेकिन वो एक्सप्रेस कर जाते हैं बाय अ फिनोमिना कॉल्ड सूडो डोमिनेंस, है ना, पढ़ चुके हम लोग। तो ये वाला मेल खुश नहीं रहेगा, इसको हीमोफीलिया हो जाएगा, ठीक है, इसको हीमोफीलिया हो जाएगा, तो ये हीमोफिलिक मेल हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंडीशंस आप नोट करें, याद रखें, इसी पर बेस्ड क्वेश्चन सभी मैं कराऊंगा आप लोगों को। ठीक, तो ये जीनोटाइप्स और ये उसके एक्सप्रेशंस मैंने तुमको बताया कि कैसे क्या होंगे, ठीक है, इसको ध्यान में रखिए। और अब हम पहले बीमारी समझ लेते हैं कि ये है क्या, ठीक है, हीमोफीलिया है क्या, बीमारी समझ लेते हैं, ठीक, आइए। तो देखें कि भाई ये एक इंडिविजुअल है, ठीक है, ये एक इंडिविजुअल है, इसको कट लग गया कहीं पे, ठीक है, इसके बॉडी में कहीं कट लग गया और उससे ब्लड बहने लग गया, ठीक है, ब्लड फ्लो करना स्टार्ट कर गया, मान लो उसके हाथ में कहीं कट लगा और ये ब्लड जो है वो निकलना स्टार्ट हो गया, ठीक। अब सपोज करें कि ये नॉर्मल इंडिविजुअल है, ठीक है, सपोज करें ये नॉर्मल इंडिविजुअल है, इसमें हीमोफीलिया जैसी कोई भी कंडीशन नहीं है, ठीक, ये नॉर्मल इंडिविजुअल है। तो नॉर्मल इंडिविजुअल में एक नॉर्मल इंजरी अगर लगती है,
ठीक है, एक नॉर्मल इंजरी अगर लगती है, जैसे कट वट लग गया, बहुत भयानक इंजरी नहीं, कोई बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हो गया उससे इंजरी नहीं की बात हो रही है, एक नॉर्मल इंजरी अगर लगती है, तो नॉर्मल इंजरी के केस में क्या होता है कि जैसे ही नॉर्मल इंजरी लगी, ब्लड निकलने लगा, तो क्या होता है कि क्लॉटिंग फैक्टर्स हमारे ब्लड में होते हैं। तो जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है, और जो ब्लड है वो क्लॉट कर जाता है। ठीक, ब्लड जो है वो क्लॉट कर जाता है। ठीक, और इंजरी लगने में और ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स के एक्टिव होने में और पूरी तरीके से ब्लड फ्लो जो हो रहा था उसको रोक देने में, ठीक है, जो पूरा टाइम लगता है वो लगभग 2 से 8 मिनट के बीच में लगता है। इट इज बिटवीन 2 to 8 मिनट्स। ठीक, 2 से 8 मिनट के बीच में लगता है ये टाइम। अब एक इंडिविजुअल है, ठीक है, एक इंडिविजुअल है, ये नॉर्मल नहीं है, ठीक है, ये नॉर्मल नहीं है, ये इंडिविजुअल है, ये नॉर्मल नहीं है, ठीक है, ये एक हीमोफिलिक फीमेल है, ये एक हीमोफिलिक फीमेल है, ठीक है, इस फीमेल को, बेचारी को क्या है, हीमोफीलिया नाम की बीमारी है। ठीक, क्या हुआ कि ये किसी वजह से इसके हाथ में इंजरी लग गई, यहां पे इंजरी लग गई और ब्लड फ्लो करने लग गया। ठीक है, अब क्या होगा कि भाई नॉर्मल इंजरी लगी है, इसको याद रखना, इसको नॉर्मल इंजरी लगी है। यूजुअली क्या होता है, नॉर्मल इंजरी अगर लगती है किसी नॉर्मल इंसान को जिसको हीमोफीलिया नहीं है, तो क्या होगा कि भाई उसका ब्लड क्लॉट कर जाएगा, जो ब्लड बह रहा था वो रुक जाएगा 2 से 8 मिनट के अंदर। लेकिन अगर हीमोफीलिया है तो नॉर्मल इंजरी में भी जो ब्लड क्लॉट का टाइम होता है, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग का जो टाइम होता है वो इंक्रीज हो जाता है। और इंक्रीज कितना होगा, 8 मिनट से 10 मिनट हो जाएगा, 20 मिनट हो जाएगा? नहीं, नॉर्मल इंजरी भी लग गई अगर, तो ये क्लॉटिंग के लिए टाइम ले लेगा 40 मिनट, 45 मिनट या 1 घंटा भी। ठीक है, तो नॉर्मल क्लॉटिंग टाइम से कितना इंक्रीज हो जाएगा, तो ये 40 मिनट, 45 मिनट और इवन 1 आवर तक लग जाएगा इसको ब्लड क्लॉट करने के लिए। ठीक है, तो सोचो कि अगर इसको नॉर्मल इंजरी भी लगी तो हीमोफिलिक जो भी पर्सन है, मेल हो फीमेल हो, उसका सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। 40-45 मिनट लगातार खून बहता रहे तो कैसे होगा, है ना, तो सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, अब इसमें ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, वाई? सो वाई क्लॉटिंग टाइम इंक्रीजेज इन हीमोफिलिक पेशेंट्स? तो हीमोफिलिक पेशेंट्स में क्लॉटिंग टाइम इंक्रीज क्यों कर जाता है? ठीक, तो क्लॉटिंग टाइम इसलिए इंक्रीज कर जाता है क्योंकि इनके पास दो या कोई एक क्लॉटिंग फैक्टर मिसिंग होता है। ठीक है, कोई एक क्लॉटिंग फैक्टर मिसिंग होता है। ठीक है, तो क्यों ऐसा होता है? बिकॉज दे लैक क्लॉटिंग फैक्टर्स। ठीक, इनमें कोई क्लॉटिंग फैक्टर की कमी होती है। ठीक है, इनमें कोई तो क्लॉटिंग फैक्टर की कमी होती है, इसलिए जो इनका ब्लड है वो क्लॉट नहीं कर पाता है। ठीक, अब इसमें देखिएगा कौन कौन से क्लॉटिंग फैक्टर जो हैं वो लैक कर सकते हैं। तो क्लॉटिंग फैक्टर की कमी होती है, यहां पे लिख दिया मैंने। अब मैं नेक्स्ट पेज में तुमको बताता हूं कि क्या कौन कौन से क्लॉटिंग फैक्टर की कमी हो सकती है। देखिए, तो इन हीमोफीलिया ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी हो सकती है।
ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी हो सकती है। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8 को हम लोग क्या नाम देते हैं? हम लोग नाम देते हैं एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। ठीक है, क्या नाम दिया था इसको? एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। ठीक, तो हो सकता है कि ये वाला फैक्टर ना हो, इस वजह से हीमोफीलिया हुआ है। ठीक, या फिर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 9 की कमी हो, यानी ब्लड क्लॉट कमी नहीं, एब्सेंट हो, डेफिशिएंसी नहीं, टोटली एब्सेंट है। ठीक है, बन ही नहीं रहा उसकी बॉडी में। ठीक, फिर या तो हो सकता है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 9 की कमी हो, ठीक। अब ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 9 को क्रिश्चियन फैक्टर भी बोलते हैं, सॉरी क्रिसमस फैक्टर बोलते हैं, क्रिसमस फैक्टर भी बोलते हैं। ठीक, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर को, फैक्टर 9 को क्रिसमस फैक्टर भी बोला जाता है, क्योंकि जो हीमोफीलिया डिजीज, ठीक है, हीमोफीलिया डिजीज जो फर्स्ट टाइम आइडेंटिफाई की गई थी जिस आदमी में, उसका नाम था क्रिसमस। ठीक है, उसका नाम था क्रिसमस। ठीक है, और उसमें ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 9 नहीं पाया गया था। ठीक है, उसमें ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 9 नहीं पाया गया था, और उसी समय से ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 9 को क्रिसमस फैक्टर भी नाम दे दिया गया है। ठीक है, तो क्रिसमस फैक्टर से नाम क्यों देते हैं? बिकॉज फर्स्ट केस ऑफ हीमोफीलिया was found to so in first case of hemophilia was found in a patient named Christmas, in a patient named Christmas, इन अ पेशेंट नेम्ड क्रिसमस। ठीक है, और क्रिसमस के अंदर कौन सा क्लॉटिंग फैक्टर नहीं था? तो क्लॉटिंग फैक्टर 9 नहीं था। ठीक, क्योंकि पहला केस हीमोफीलिया का क्रिसमस नाम के पेशेंट में आया था, इससे पहले इस तरीके की डिजीज नहीं देखी जा रही थी। इसीलिए हीमोफीलिया को आप देखेंगे यहां पे मैंने लिखा हुआ है कि इसे क्रिसमस डिजीज भी बोलते हैं। ठीक है, यहां पे मैंने इसलिए लिखा हुआ है कि इसे क्रिसमस डिजीज बोलते हैं। तो वाई हीमोफीलिया इज कॉल्ड एज क्रिसमस डिजीज? बिकॉज जो पहला पेशेंट हीमोफीलिया का निकला था उसका नाम क्रिसमस था। ठीक है, उसका नाम क्रिसमस था, इसलिए हीमोफीलिया को क्रिसमस डिजीज बोलते हैं। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 9 को क्रिसमस फैक्टर क्यों बोलते हैं? क्योंकि पहला पेशेंट जो हीमोफीलिया का निकला था उसमें क्लॉटिंग फैक्टर 9 नहीं था, इसीलिए उसमें हीमोफीलिया हो रहा था। इसलिए क्लॉटिंग फैक्टर 9 को नाम ही दे दिया गया क्रिसमस फैक्टर, यानी वो फैक्टर जो कि क्रिसमस नाम के पेशेंट में नहीं पाया गया था। ठीक, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है यहां पे, सुनिएगा। इंग्लैंड की जो रॉयल फैमिली है, इंग्लैंड जो होता है उसमें कुछ रॉयल फैमिलीज हैं। ठीक है, तो इंग्लैंड की रॉयल फैमिली में ये हीमोफीलिया डिजीज बहुत ज्यादा पाया गया। ठीक है, मेनी केसेस ऑफ हीमोफीलिया were found in रॉयल फैमिली ऑफ इंग्लैंड। ठीक है, जो शाही परिवार होता है, तो इंग्लैंड का जो शाही परिवार था उसमें हीमोफीलिया डिजीज बहुत सारे उसके फैमिली मेंबर्स में देखी जा रही थी। ठीक है, लेकिन इसका पहला केस, ठीक है, इसका पहला केस जो था, फर्स्ट केस जो रॉयल फैमिली में आया था, फर्स्ट केस वो आया था क्वीन विक्टोरिया में। ठीक है, वो आया था क्वीन विक्टोरिया में, और क्वीन विक्टोरिया के जो डिसेंड्स थे, यानी उनके जो बच्चे, उनके बच्चों के बच्चे, उनमें ये डिजीज फिर देखी गई आगे। ठीक है, इसके पहले किसी को नहीं था,
इसके पहले किसी को नहीं था। तो ऐसा माना जाता है कि क्वीन विक्टोरिया के ही एक्स क्रोमोसोम में, इसी के एक्स क्रोमोसोम में म्यूटेशन हुआ था, ठीक है, इसी के एक्स क्रोमोसोम में म्यूटेशन हुआ, ठीक, और उसमें ये XH वाला जो जीन है, हीमोफीलिया वाला जो जीन है, वो बना, ठीक है, वो उसके अंदर बना बाय म्यूटेशन से ये उसके अंदर आया और फिर बाद में ट्रांसफर हुआ। उसके पहले किसी में भी नहीं था इनकी फैमिली में, ठीक। तो ऐसा माना जाता है कि क्वीन विक्टोरिया के अंदर ये जीन म्यूटेशन के थ्रू डेवलप हुआ और बाद में रॉयल फैमिली के अलग अलग मेंबर्स को देखने मिला जो उनके डिसेंड्स थे, ठीक है। तो क्योंकि ये इंग्लैंड की रॉयल फैमिली में बहुत ज्यादा ये डिजीज हो रही थी, इसीलिए इस डिजीज को यहां देखो मैंने लिखा भी हुआ है कि इसको क्या बोलते हैं, इसको रॉयल डिजीज बोलते हैं। तो रॉयल डिजीज इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये इंग्लैंड की रॉयल फैमिली में बहुत ज्यादा पाई जाने वाली डिजीज थी। क्लियर है, ठीक है। इसका एक और नाम है, एक और नाम मेंशन कर दीजिए आप यहां पे, इसको ब्लीडर्स डिजीज भी बोलते हैं, ठीक है, इसको ब्लीडर्स डिजीज भी बोलते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे कि इसको ब्लीडर्स डिजीज क्यों बोलते हैं। इसको ब्लीडर्स डिजीज इसीलिए बोलते हैं क्योंकि एक बार इंजरी माइन्यूट सी भी लग गई तो फिर इसमें क्या बोलेंगे, वो रुकती नहीं है, ब्लीडिंग लगातार कंटिन्यूअसली होती रहती है, इसलिए इसको ब्लीडर्स डिजीज भी बोलते हैं, ठीक। तो ये सारी चीजें थी, मैंने आपको इसकी जेनेटिक्स बताई, ठीक है, मैंने आपको डिजीज क्या होती है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करी, मैंने आपको डिजीज कैसे होती है, क्यों होती है वो बताया, ठीक है। उसको क्रिसमस डिजीज क्यों बोलते हैं, रॉयल डिजीज क्यों बोलते हैं, ब्लीडर्स डिजीज क्यों बोलते हैं, वो आपको समझाने की कोशिश करी, ठीक। तो आपको इतनी बातें समझ में आ चुकी हैं क्या? तो आपको अगर इसके लिए इतनी चीजें समझ में आ गई हैं तो एक बार मुझे बता दें। ठीक है, तो पहले गुप्ता जी ने एक क्वेश्चन कुछ पूछा है, सर सम ऑर्गेनिजम्स में टेम्परेचर, हाँ वो गुप्ता जी उतना मत जाइए, वो एनसीईआरटी के बहुत बाहर का स्कोप है, ठीक है, कि इन्वायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन होता है और हार्मोनल सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, हमें वो नहीं करना है। हार्मोनल सेक्स डिटर्मिनेशन और इन्वायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन हम जानबूझ के डेलिबरेटली वहां पे मैंने छोड़ रखा है, ठीक है। हमें क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ना है, इसीलिए सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ाते वक्त मैंने ब्रैकेट में नीचे लिखा हुआ था क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है, क्लियर। तो वो नहीं पढ़ना है अपने को, ठीक, ना तो इन्वायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ना है और ना ही हार्मोनल सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ना है, ठीक। अब हाँ, इसके बाद इच्छा का क्वेश्चन है, सर क्या पता उनकी जो मदर है वो कैरियर रही होगी? नहीं, तो ऐसा कोई भी केस नहीं था, क्योंकि कैरियर के पास कहां से आया, ठीक है, कैरियर के पास भी जो जीन है वो कहां से आया, ठीक। तो जीन था ही नहीं इसके पहले उनकी फैमिली में, पूरी पेडिग्री उन्होंने बनाई होगी ना, पूरी एक चार्ट बना के, तब तो जेनेटिक्स जो केस स्टडी किया था ये वाला इनकी फैमिली में, जिसने जो जेनेटिक्स वाले रहे होंगे उन्होंने जब केस स्टडी किया होगा तो पूरी पिछली फैमिली का ना हिस्ट्री पूरी निकाली होगी, ठीक है, और एक पूरा पेडिग्री एनालिसिस किया होगा और उसके बाद ही इन्होंने कंक्लूड किया ऐसा, ठीक है। तो ऐसा बोला जाता है, ठीक, कि इन्होंने पहले म्यूटेट किया हुआ होगा, ठीक है। चलिए, तो अब आगे चलें और मैं अब आपको क्वेश्चंस कराता हूं इस पर बेस्ड, ठीक है। चलो तो इस पर बेस्ड अब क्वेश्चंस करते हैं। देखिए आपको क्या करना है, ये पहला क्वेश्चन है, यहां आपको कैरियर फीमेल का, ठीक है, कैरियर फीमेल का क्रॉस कराना है, एक मैं करके बता दूंगा आपको, नॉर्मल मेल से, ठीक है, कैरियर फीमेल का क्रॉस कराना है नॉर्मल मेल से, ठीक। तो ये पहला एक केस ले लेते हैं और ये मैं ही कर देता हूं आपके लिए। देखो, तो कैरियर फीमेल का मतलब है एक्स स्मॉल एच एक्स, ठीक, ये, और नॉर्मल मेल हो जाएगा एक्स वाई, ठीक, ये जीनोटाइप रहेगा ना, ये जीनोटाइप नॉर्मल मेल का, ये जीनोटाइप कैरियर फीमेल का, इनका क्रॉस कराएं और किस तरह के ऑफस्प्रिंग इनके आ सकते हैं वो देखें। तो जब ये गैमीट बनाएगी कैरियर फीमेल, तो गैमीट दो तरीके के बनेंगे इसके, एक बनेगा एक्स एच और एक बनेगा सिंपल एक्स, ठीक है। मेल भी जब गैमीट बनाएगा तो दो तरह के बनाएगा, यहां पे एक एक्स और एक गैमीट वाई के कंटेनिंग, ठीक है। अब इन दोनों को पुनेट स्क्वायर के अंदर ले लो, तो एक्स एच एक्स, ठीक, देन एक्स एच वाई, देन एक्स एक्स, देन एक्स वाई। तो इस केस में अगर आप एनालाइज कर पाए, इस केस में अगर आप एनालाइज कर पाए तो इनके ऑफस्प्रिंग्स में से एक रहेगी कैरियर फीमेल, ये है कैरियर फीमेल, एक रहेगा अपना
डिजीज वाला हीमोफीलिया वाला मेल, हीमोफिलिक मेल सन, ठीक है, हीमोफिलिक मेल सन, देन नॉर्मल फीमेल एंड ये नॉर्मल मेल। क्लियर, समझे? तो इस कंडीशन में आप क्या देख रहे हैं, इस कंडीशन में आप देख पाए कि एक कैरियर फीमेल ने जब नॉर्मल मेल के साथ शादी करी, ठीक है, जब नॉर्मल मेल के साथ शादी करी तो उसमें खतरा किसको है? उसमें खतरा है इसके मेल ऑफस्प्रिंग को, ठीक है, उसमें खतरा किसको है? इसके मेल ऑफस्प्रिंग को, क्योंकि मेल ऑफस्प्रिंग, मेल चाइल्ड यानी इसका जो सन है उसमें हीमोफीलिया होने के चांसेस हैं। फीमेल में कोई चांस नहीं है, कितना भी कोशिश कर लो, फीमेल में कोई चांस नहीं है। ठीक, तो हमेशा ऐसा देखा गया है कि कैरियर फीमेल से जो जीन है वो मेल की तरफ जाता है। ठीक, इतना अभी ध्यान रखो, और कैसे किया वो समझ लो। ठीक है, इसी को आप सिंपली ऐसे भी कर सकते हो, जैसे एक्स एच एक्स लिखा, इसका क्रॉस करना है नॉर्मल मेल के साथ। ठीक, तो सिंपली इस वाले मेथड से कर लो, ये इसके साथ किया एक्स एच एक्स, फिर ये इसके साथ एक्स एच वाई, कलर चेंज कर देता हूं। अब इस वाले एक्स का कर दो, तो इस वाले एक्स का एक्स के साथ एक बार एक्स एक्स, इस वाले एक्स का इस वाले वाई के साथ, तो एक्स वाई। तो ये नॉर्मल वाला है, इससे किसी को कोई खतरा नहीं है, इससे खतरा है, और इससे खतरा किसको है? सिर्फ मेल को है। आप देखो यहाँ पे जो मेल है वो रिस्क में आ गया। ठीक है, चलो, तो ये मैंने आपको बता दिया। अब आपको मैं दे रहा हूं क्वेश्चन, और क्वेश्चन है, अगर कैरियर फीमेल ने शादी करी हीमोफिलिक मेल के साथ, हीमोफिलिक मेल के साथ, ठीक है, अगर इसके साथ शादी करी तो बताओ व्हाट परसेंटेज ऑफ ऑफस्प्रिंग, ठीक है, परसेंटेज ऑफ ऑफस्प्रिंग निकालना है जो कि पहले नॉर्मल हो, उतने का परसेंटेज बताओ। ठीक है, कैरियर का परसेंटेज बताओ, कितने ऑफस्प्रिंग कैरियर हो सकते हैं और कितने ऑफस्प्रिंग को हीमोफीलिया होगा, ये बताओ। ठीक है, तो ये आप जल्दी से करके बताएं कि कैरियर फीमेल ने हीमोफिलिक मेल के साथ शादी कर ली, तो जो उनके ऑफस्प्रिंग आएंगे उन ऑफस्प्रिंग में से कितने परसेंट ऑफस्प्रिंग नॉर्मल होंगे, कितने परसेंट ऑफस्प्रिंग कैरियर होंगे, कितने परसेंट ऑफस्प्रिंग हीमोफिलिक होंगे। जल्दी से करें। तो वेदांत, आपने पूछा है तो ब्लीडिंग को रोकते कैसे हैं डॉक्टर्स? तो इसमें क्या होता है, बेसिकली दो तरीके होते हैं। अगर माइनर केस है, ठीक है, अगर माइनर केस है हीमोफीलिया का, तो टाइम टू टाइम जाके क्लॉटिंग फैक्टर के इंजेक्शंस लगाने होते हैं। ठीक है, टाइम टू टाइम जाके क्लॉटिंग फैक्टर के इंजेक्शंस लगाने होते हैं। और अगर थोड़ा सा मेजर केस है तो उस केस में क्या कर सकते हैं, उस केस में ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं। ठीक है, उस केस में ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, यानी पेशेंट को उसी के सेम ब्लड ग्रुप वाला, ठीक है, उसी के सेम ब्लड ग्रुप वाला एक नॉर्मल ब्लड जो है वो चढ़ाया जाता है। नॉर्मल ब्लड कहने का मतलब है वो ब्लड चढ़ाया जाएगा जिस ब्लड में क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट हो। ठीक है, नॉर्मल क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट हो, यानी सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट हो। तो ये दो तरीके हैं, या तो क्लॉटिंग फैक्टर के डायरेक्ट इंजेक्शंस भी लगवाते हैं कई पेशेंट, और कई पेशेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए भी जा सकते हैं। ठीक है, जिनमें टाइम टू टाइम एक नॉर्मल ब्लड सेम ब्लड ग्रुप वाला चढ़ा दिया जाएगा। ठीक, तो ये दो तरीके होते हैं। अच्छा, तो आगे आप लोगों का आंसर, ठीक है, तो जो अभी मैंने ट्रीटमेंट बताया वो आपको समझ में आ चुका होगा वेदांत, आई थिंक। ठीक है, चलो मैं इसको करके देखता हूं। इधर ही हो जाएगा, क्या दिक्कत है। देखो, तो कैरियर फीमेल है, कैरियर फीमेल का मतलब एक्स एच एक्स, हीमोफिलिक मेल है एक्स एच वाई, एक्स एच वाई, ये हीमोफिलिक मेल है, कैरियर फीमेल से हुई शादी। एक्स एच, ठीक, एक्स एच वाई, कलर चेंज, एक्स एच एक्स एंड एक्स वाई। पहला क्वेश्चन, परसेंटेज ऑफ नॉर्मल ऑफस्प्रिंग, तो कौन कौन से ऑफस्प्रिंग नॉर्मल है? और नॉर्मल जब मैं यहां बोल रहा हूं ना, तो नॉर्मल का मतलब है नॉर्मल, पूरा नॉर्मल, कैरियर नहीं।
क्योंकि कैरियर भी फिनोटिपिकली नॉर्मली होंगे ना, कैरियर भी नॉर्मली होंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में नॉर्मल और कैरियर अलग अलग हैं, तो यानी जिसमें वो जीन ही नहीं है। ठीक, तो नॉर्मल एक ही है, नॉर्मल एक ही है, तो 1 आउट ऑफ 4 है नॉर्मल, इसका मतलब है कितना हो गया 25%। ठीक है, उसके बाद कैरियर, तो कैरियर में तो फीमेल ही कैरियर हो सकती है, तो कैरियर एक है, एक कैरियर है देखो इधर, है ना, बाकी तो ये डिजीज फीमेल है, ये डिजीज मेल है, तो कैरियर फीमेल है तो 25% कैरियर है। ठीक, और ये है डिजीज्ड, तो डिजीज कितने हैं 2 आउट ऑफ 4, 2 में से 4 में से 2, तो कितना परसेंट हो गया 50%। ठीक, क्लियर। तो आपने देखा इस तरह का क्वेश्चन आता है इसमें। ठीक है, एक और क्वेश्चन दे देता हूं, तो ये आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। अब एक और क्वेश्चन देता हूं, लो भाई क्वेश्चन करो। थर्ड, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो दोनों ही हैं वो हीमोफिलिक हैं, हीमोफिलिक फीमेल भी है, इसने शादी कर ली हीमोफिलिक मेल से। अब बताओ, यही सेम क्वेश्चन है ना, यही सेम क्वेश्चन है, कितने नॉर्मल होंगे, कितने कैरियर होंगे, कितने हीमोफिलिक होंगे, बताइए जल्दी से। बताइए बताइए, सारे, सब डिजीज्ड। अच्छा, देखते हैं। तो हीमोफिलिक फीमेल का मतलब XH, XH। ठीक है, शादी हुई हीमोफिलिक मेल से, तो देखिए क्या कंडीशन होगी इनके बच्चों की। तो कोई चांस ही नहीं है, सारे के सारे क्या होंगे हीमोफिलिक होंगे, सारे के सारे क्या होंगे हीमोफिलिक, तो 100% ऑफ स्प्रिंग विल बी हीमोफिलिक। ठीक, क्लियर। एक और देता हूं, वो सॉल्व करिएगा, ये वाला सॉल्व करना। तो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बोल रहा है अ फीमेल, एक फीमेल है हुज फादर वाज हीमोफिलिक, जिसके फादर हीमोफिलिक थे, एंड मदर वाज नॉर्मल, लेकिन मदर उसकी नॉर्मल थी। ठीक है, उसने शादी करी, मैरीज अ नॉर्मल मैन। ठीक है, उसने एक नॉर्मल मैन से शादी करी, तो इनके सन्स कितने परसेंटेज जो सन्स रहेंगे वो हीमोफिलिक या हीमोफीलिया का शिकार हो सकते हैं, बताएं इस क्वेश्चन को करके, बताया जाए। यस, ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए।
आफरीन का 50% आ रहा है, मीता का 50% आ रहा है, वेदांत का 0% आ रहा है, जानवी का 50% आ रहा है। वेदांत क्वेश्चन पढ़ो एक बार जल्दी से। गुप्ता जी का 50%, स्वाति का 0%। वेदांत का 50%, स्वाति तुम्हारा 0% कैसे भाई? चलिए मैं देखता हूं एक बार करके। अच्छा 50%, ओके, देखा जाएगा। फीमेल हुज फादर वॉज हीमोफिलिक, फीमेल हुज फादर वॉज हीमोफिलिक, फादर इसके हीमोफिलिक थे। फादर हीमोफिलिक होने का मतलब है फादर का जीनोटाइप ये रहा होगा, ठीक है। और इस फीमेल की जो मदर है वो नॉर्मल थी, यानी XX, ठीक। तो ये मदर है और ये फादर है किसकी? इस फीमेल का, ठीक, जिस फीमेल को हम अपने क्वेश्चन में लेने वाले हैं, ठीक। तो इस फीमेल में 2 X क्रोमोसोम होंगे, जिसमें से एक आया होगा फादर से, तो फादर के पास तो एक ही X होता है जो उसको ये देगा, और उस X में तो हीमोफीलिया वाला जीन है, तो ये आएगा इसके पास, ठीक। मदर के दोनों ही X क्रोमोसोम कैसे हैं? नॉर्मल हैं, तो कोई भी आ जाए चलेगा। तो फीमेल एसेंशियली जो हमारी है यहां इस क्वेश्चन में, वो फीमेल का जीनोटाइप यही है, XHX, यानी ये फीमेल है कैरियर। इसने शादी कर ली एक नॉर्मल मैन से। नॉर्मल मैन का मतलब है उसका X क्रोमोसोम अफेक्टेड नहीं है, XY नॉर्मल उसके पास है। अब इसमें अगर मैं ऑफस्प्रिंग देखूं तो ऑफस्प्रिंग क्या क्या आ सकती है? तो इसमें ऑफस्प्रिंग आ सकती है एक तो XHX यानी कैरियर फीमेल, फिर इसमें एक ऑफस्प्रिंग आ सकती है XHY यानी हीमोफिलिक सन, ठीक है। देन दूसरा X वाला को क्रॉस करके देखिए, नॉर्मल फीमेल, कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल मेल, ठीक। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है व्हाट परसेंटेज ऑफ देयर सन्स, यानी तुम्हें सन्स में ही परसेंटेज निकालना है। तो दो सन है, एक XHY और एक नॉर्मल XY, 2 सन है। तो इन 2 सन में से एक को हीमोफीलिया है, एक को नहीं है, ठीक है। तो आउट ऑफ 2 1 इज हीमोफिलिक, आउट ऑफ 2 1 इज हीमोफिलिक। तो कितना परसेंटेज हो गया? परसेंटेज अपने पास हो गया कितना? 50%। तो 50% ऐसे सन्स हैं जिसको क्या है? हीमोफीलिया है, ठीक। तो यहां पे ध्यान देने वाली बात है कि वो परसेंटेज कितने में से पूछ रहा है, वो परसेंटेज सब में से नहीं पूछ रहा है, वो परसेंटेज सिर्फ सन्स में से ही पूछ रहा है। तो सन में से कितने सन को हीमोफीलिया है? 2 सन है, 2 में से एक को हो सकता है हीमोफीलिया, तो आंसर इज 50%, ठीक है। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। आई होप सभी लोगों को समझ में आ चुका होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, तो अब हम